अब से जितने भी विद्यार्थी जो 2023 के लिए सिविल सेवा परीक्षा में स्पेशली जा रहे हैं, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको प्रारंभ से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी 12 पास हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद अभी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पर मैं आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी का दृष्टिकोण कैसा होना है, किस तरीके से आपको लेके चलना है, उन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि गरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि गरी है। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से गोरखपुर में, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं लगातार आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो मेरे पढ़ाए हुए सिविल सेवा में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें आती हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण पे। दोनों किताबें मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं, जो आपको सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ना अनिवार्य है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो स्क्रीन पे दे सकते हैं, t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर आपको मेरे सारे PDF और PDF के अलावा मेरे वीडियो लिंक मिल जाते हैं, जो एक सिंगल सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन आप सबके लिए है, मेरे साथ अपडेट्स लेने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010, यहाँ आप सब मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेस और प्लस के अतिरिक्त बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो निःशुल्क होती हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी पर लाइव लेसन देते हुए मिल जाते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। पूरे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं। भाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट वन। इसके बारे में आपको कुछ रीज़न बता दूँ। यहाँ आपको एजुकेटर्स से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस मिलते हैं कोर्सेज़ को ज्वाइन करते समय, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं लेक्चर्स को देखने के लिए, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस है, आप टीचर्स के साथ जुड़कर डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी दिए जाते हैं, प्रिंटेड नोट्स जो आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको भेजा जाता है। यहाँ पर इंटेंट ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं, लाइव मेंटरशिप होती है, लाइव से लेसन्स में आप टीचर्स के साथ जुड़ सकते हो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी होते हैं। सो 18 से अधिक विद्यार्थी हैं जो 2021 में अनअकैडमी के थ्रू ट्रेंड हुए हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है किसी न किसी तरीके से। CSE और अनअकैडमी आपको एक बेस्ट ऑप्शन देता है। 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अतिरिक्त आने वाले वर्षों में अगर आपको सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है, अनअकैडमी आपको देता है। अगर CSE का ऑप्शन आप चुनते हैं तो अभी आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है CSE। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अनअकैडमी ने अभी आपके मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए स्टार्ट किया है, स्पेशली UPSC CSE लर्नर्स के लिए। जो भी विद्यार्थी सीरियस एस्पिरेंट हैं और जो 2022 का मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं या फिर अनअकैडमी के साथ जुड़कर मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा इसमें इनरोल कीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी का दृष्टिकोण प्रारंभ से कैसा होना चाहिए, इसको लेकर मैं प्रारंभिक सब मुख्य परीक्षा के हिसाब से आप सबके साथ आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ UPSC में मुख्यतः अगर देखा जाए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी का कितना महत्व है, इस पर बात करेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ 12 वर्षों का पेपर लेकर आया हूँ, यानी 2011 से लेकर 2022 तक के जो भी प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है, इस 12 साल के पेपर मेरे पास है। और इन 12 साल के पेपर के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 15% प्रश्न होते हैं जो विज्ञान और तकनीकी से आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और अगर प्रीलिम्स की परीक्षा का नेचर देखेगा तो यहाँ तथ्य कम होते हैं, यानी फैक्ट और फिगर्स कम होते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न पत्र होता है वो वैचारिक स्पष्टता यानी कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। स्पष्टता होनी चाहिए, किसी क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, चीज़ों को नया जोड़कर एक दूसरे के साथ आप आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र होता है बहुत ही संतुलित रूप में होता है। परीक्षा में कभी भी प्रश्न तथ्यों की तरफ नहीं जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तथ्यों को रटने की कोशिश न करें विज्ञान तकनीकी से। यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरे सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान कहाँ आता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए उस विषय का महत्व आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कितना है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो एक छोटी सी एनालिसिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एनालिसिस है 2023 की परीक्षा के लिए। इस एनालिसिस में ज़रा ध्यान देना, आपके परीक्षा में जो विषय लिखे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास, और पर्यावरण पारिस्थितिकी के सामान्य मुद्दे।
ये विभिन्न जो विषय हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे विषय आपके सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिए गए हैं। इन्हीं विषयों को पढ़ना है और इन्हीं विषय में हम जिस वीडियो पे बात कर रहे हैं वो है हमारा सामान्य विज्ञान। अगर आप 2011 से लेकर 2022 तक के जो प्रारंभिक परीक्षा हो चुके हैं उनमें अगर प्रश्नों का विश्लेषण करें तो मिनिमम जो क्वेश्चन आए हैं वो 13 आया है और मैक्सिमम प्रश्न जो आया है 20 आया है। और लास्ट ईयर जो भी 2022 जो भी एग्जाम गुजरा है उसमें प्रश्नों की कुल संख्या 18 रही है। इसका सीधा अभिप्राय है कि आपके पेपर में 15 प्रश्न हमेशा विज्ञान से आते हैं, जो मैं आपको लगातार बोलता रहता हूँ, +- 2 से 3 क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। यह है पूरा रेंज, एक दायरा जो यूपीएससी में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मिनिमम आप 15 मान के चलिएगा आपके पेपर में इस विषय से प्रारंभिक परीक्षा में आपको 15 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस प्रारंभिक परीक्षा में जैसे हमने देखा कि जो विज्ञान विषय है उस विज्ञान विषय को अगर हम तोड़ें, विज्ञान विषय में बहुत सारे उसके उप विषय भी आते हैं, जैसे आप उसमें जीव विज्ञान देख सकते हैं, भौतिकी देख सकते हैं, रसायन देख सकते हैं और तकनीकी देख सकते हैं। पूरे के पूरे सामान्य विज्ञान में ये विभिन्न विषयों को हमने इसमें बांट दिया है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तकनीकी। यहाँ पर अगर हम 2011 से 2022 के बीच की चर्चा करें तो आप खुद देख सकते हैं, आपको 2022 में कुल 18 प्रश्न हैं, नीचे की तरफ है, मेरे पीछे आने की वजह से तो आपको ना दिखे ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन 18। वहीं 2000 सामान्य विज्ञान में 13 प्रश्न आए हैं 2021 में। वहीं 2020 में कुल प्रश्नों की संख्या है 17, 2019 में कुल प्रश्नों की संख्या है 20 जो कि सर्वाधिक है, और 2018 में कुल प्रश्नों की संख्या है 18। ये 5 वर्षों के प्रश्नों का सिर्फ आप विश्लेषण कीजिए, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने अभी बोला था कि लगभग 15 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, और इसमें से भी अगर सर्वाधिक प्रश्नों की बात करें तो आप देखिए विज्ञान तकनीकी से इस साल बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे 18 में से 18 प्रश्न जो है आपको तकनीकी से पूछे गए हैं। ओके, इवन अगर आप 5 साल के प्रश्नों के बारे में देखिएगा तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मुख्यतः 90% क्वेश्चन आपके पेपर में विज्ञान और तकनीकी से होते हैं। बायोलॉजी 1 क्वेश्चन, भौतिकी 1 साल आए वो भी 2 क्वेश्चन, रसायन 1 साल वो भी 1 क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में विज्ञान और तकनीकी से आते हैं। वहीं अगर अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जाते हैं या फिर स्टेट पीसेस जिसको बोलते हैं, या फिर CDS NDA वगैरह में जाते हैं तो वहाँ यहीं इन विषयों के रोल, भौतिकी, जीव विज्ञान, इनके काफ़ी बढ़ भी जाते हैं, इनके रोल आपको काफ़ी बढ़े हुए मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप सीधा इसी को गांठ बांध लीजिए। अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में आपको अगर सिविल सेवा में जाना है तो विज्ञान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को ज़्यादा देना है। अब भी समझ जाइए, क्योंकि ये एनालिसिस आप देख के समझ सकते हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी का रुझान किधर है, तकनीकी की तरफ। सबसे बड़ी समस्या जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आती है मित्र, वो समस्या है आपके पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम जो है वो दिया ही नहीं है, पाठ्यक्रम में सिर्फ विषयों के नाम लिखे हैं, और इसी विषयों के नाम लिखने से सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थी के साथ क्या होती है, क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, ये समझ पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 4-4 साल 55 साल से पढ़ाई तो बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, पर वो जो परीक्षा देने जाते हैं तो उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने पढ़ाई नहीं की, हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि काम का है या काम का नहीं है, उस बीच के अंतर को वो नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिए वो सफ़र कर रहे हैं। और ये गलती क्यों हो सकती है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। और यही सबसे बड़ी आप कह लीजिए समझदारी या होशियारी यहीं पर आपको रखनी होगी कि पाठ्यक्रम न देने के बाद भी किस हिसाब से विज्ञान के अप्रोच को होना चाहिए, विज्ञान को किस तरीके से लेके चलना चाहिए, इस पर आपको यहाँ पर बात करनी चाहिए। इसी बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सामान्य विज्ञान ने एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना, अगर सिलेबस नहीं दिया है तो भी। और ये सिलेबस ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञान में ही नहीं दिया है, ये आपके यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी विषय में आपको जितने भी विषय पढ़ने हैं सिर्फ विषयों के नाम दिए गए हैं, पाठ्यक्रम नहीं दिया गया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या जो नई पीढ़ी, जो नए लोग यूपीएससी के लिए जाते हैं, विज्ञान में क्या पढ़ें इसी चीज़ को लेकर वो भ्रमित रहते हैं। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर उन चीज़ों को आपको क्लियर कर दूंगा। यूपीएससी में आपको जब भी विज्ञान पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, यूपीएससी में आपको सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना है, विज्ञान और तकनीकी को। विज्ञान तकनीकी में 4 चीज़ों का समावेश होना चाहिए। पहला, उसका बेसिक कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है। जब तक आप जीनोम नहीं समझेंगे तब तक जीनोम उपक्रम या जीनोम के सीक्वेंसिंग को कैसे समझेंगे आप,
ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, विदाउट बेसिक कंसेप्ट आप एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। और एडवांस लेवल पे भी ये कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछता है यूपीएससी। यूपीएससी आज से उनके उपयोग को बारे में पूछता है, उनके एप्लीकेशन के बारे में पूछता है, विशेषता। और यूपीएससी उसको उनके समसामयिकी के साथ हमेशा जोड़ने की कोशिश भी करता है अगर कोई चीज़ है। और आजकल तो यूपीएससी ने समसामयिकी की जगह आपके स्टैटिक पार्ट पे प्रश्नों को बनाना ज़्यादा शुरू कर दिया है। यानी जब तक आपको विषय के बारे में नहीं समझा, जैसे आपको उपग्रह पता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उपग्रह प्रक्षेपणयान और शटल में क्या डिफरेंस है ना, और आपसे पूछ दे कि ये उपग्रह जो अपनी कक्षा में घूम रहा है पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जाता, इस तरह के क्वेश्चन लॉजिकल पूछते हैं। इसमें कोई समसामयिकी नहीं होता दोस्त, इसमें कंसेप्ट होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जीनोम के बारे में सही है, डीएनए सीक्वेंसेस की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ विज्ञान तकनीकी में भी आपको पूरा का पूरा जैसे इतिहास, भूगोल, इरशाद, इन सब में आप स्टैटिक पार्ट के विषय को पढ़ते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको स्टैटिक पार्ट के विषय को पढ़ना होगा। एज जस्ट यूपीएससी के अनुरूप जैसा उनकी मांग है उसके हिसाब आपको चलना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम और प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ आपको जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में 2016 में प्रश्न पूछा जा रहा है ऊर्जा अध्याय से उदय स्कीम के बारे में, जिसका नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। जैसे आपके पेपर में 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा गया स्वयं स्कीम के बारे में, SWAYAM, स्टडी वे फॉर एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड। ये क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं स्कीम्स और प्रोग्राम्स भी आते हैं। स्कीम और प्रोग्राम ही क्या ही नहीं दोस्त, आपको बताऊं यहीं पर आपको समझने की जरूरत है कि अंतर विषयिक होते हैं। जो विषय होते हैं वो हर विषय किसी ना किसी विषय के साथ जुड़कर अंतर विषयी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला इंटर डिसिप्लिनरी मैं बोलना चाहूँगा। जैसे एक चैप्टर है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, ओके, जैसे आपने MTCR के बारे में सुना होगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, ऑस्ट्रेलिया समूह के बारे में सुना होगा, वासेनार व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके IR यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ भी आते हैं, और ये कहीं ना कहीं नाभिकीय ऊर्जा यानी तकनीकी के साथ भी जुड़ते हैं। जैसे अभी आप उदय और स्वयं इस तरह की स्कीम की बात कर रहे हैं, जो योजनाएं और वगैरह कार्यक्रम जो भारत सरकार डिफरेंट मंत्रालय चलाते हैं, उदय स्कीम जैसे है, जैसे स्वयं स्कीम, जो उदय आपको ऊर्जा में मिलता है, स्वयं आपको संचार और सूचना में लाया गया स्कीम और प्रोग्राम है। तो इन चीजों के साथ मिश्रित करके आपको चलना पड़ेगा, जैसे कि यूपीएससी का डिमांड है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। आप अकेला ये भी मत समझिए कि विज्ञान का मतलब सिर्फ विज्ञान ही होता है। विज्ञान का मतलब कई सारे विषयों के साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी होता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हीं चीज़ों को मैं पूरे के पूरे स्टैटिक पार्ट में आपको समझाता हूं, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में भी जो मैं आपको सारे के सारे लाइव लेसन वहां ले रहा हूं, वहां पे हर विषय के साथ उसके स्कीम्स, उसके प्रोग्राम्स, हर अध्याय के साथ वो मैं आपको कराता चलता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपका सिलेबस नहीं दिया है, फिर भी आपको कौन से अध्याय पढ़ने हैं उस बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका पाठ्यक्रम नहीं दिया है, उतना ही मुख्य परीक्षा में आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है। क्या पाठ्यक्रम है, पहले तो आपको बताऊं, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में जीएस की प्रश्नावली पेपर जो 3 है उसमें आता है विज्ञान तकनीकी। वैसे तो जीएस पेपर 3 में कुल 5 विषय आते हैं, उनमें से एक विषय विज्ञान और तकनीकी भी है। ऑफिशियल सिलेबस क्या है स्क्रीन पे देख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीकी विकसित करना, साथ ही साथ IT, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और भौतिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता। इस हिसाब से इन्होंने विषय को लिख दिया सिलेबस को कि इसमें कुछ बचा ही नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कण भौतिकी के बारे में बात करूँ, उसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। यानी मेरा कहने का मतलब है आपका जो सिलेबस है ना, वो छोटे छोटे 2 पैराग्राफ में इन्होंने समेट दिया है, किंतु ये पूरी तरह से सिलेबस नहीं है। लगभग 50% पार्ट आपके पूरे के पूरे पेपर में इस सिलेबस से कवर होते हैं। इसके अतिरिक्त 50% आपको अन्य चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे और बताता हूं। और यही अप्रोच आपको जितना जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए, आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम आपको मुख्य परीक्षा में दिखाएं, मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें, जितना ही महत्व आपने प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान तकनीकी को दिया है, उतना ही महत्व आपके पेपर में मुख्य परीक्षा में भी है। प्रारंभिक के साथ मुख्य परीक्षा में मैंने आपको बोला जीएस पेपर 3 के अंदर विज्ञान तकनीकी आता है। वैसे तो जीएस पेपर 3 में कुल 5 विषय आते हैं। अब बात यह होती है जीएस पेपर 3 में कुल विज्ञान तकनीकी का महत्व कितना है। आपको पता ही है कि कुल मार्क्स जो होते हैं, पूर्णांक जो होता है वो 250 नंबर का होता है। वो 250 में लगभग 50 मार्क्स हमेशा आपके पेपर में विज्ञान तकनीकी से होता है। विज्ञान तकनीकी से आपके पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। लास्ट ईयर 2021 का जो मुख्य परीक्षा हुआ है उसमें भी 3 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न 150
शब्दों में लिखना था और 2 प्रश्न जो थे वो 250 और 250 शब्दों में लिखने थे। जिस हिसाब से शब्द होते हैं उसी अनुरूप आपके मार्क्स भी होते हैं। 250 वर्ड्स के अगर शब्द आंसर लिखने होते हैं तो 15 नंबर, तो 15 नंबर ये, 15 नंबर ये और 10 नंबर आपके 10 नंबर आपके हो गए 150 वाले। यानी आप देखिए आपके पेपर में मैंने बोला 40 से 60 नंबर का प्रश्न हमेशा विज्ञान तकनीकी से आता है। 250 में से लगभग 40 से 60, मैंने एवरेज 50 मान लिया, यानी 1/5 पार्ट आपके पूरे के पूरे मुख्य परीक्षा में विज्ञान तकनीकी से आप हल्के में से नहीं आ सकते। और आपको पता है ना, कुछ कुछ नंबर पे आप लोगों की डेस्टिनी बदल जाती। क्या पता 1 नंबर से आपको आईएएस मिल सकता था, आप आईपीएस मिल गए। क्या 1 नंबर से आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होना से रुक गया, इंटरव्यू कॉल आने से रुक गई। तो ये 1 नंबर का महत्व आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो आप किसी भी 1 नंबर के लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। और यहां मैंने ये समझाने की कोशिश की, विज्ञान तकनीकी में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कितने शब्दों में लिखने होते हैं, उसी अनुरूप उनके जो मार्क्स होते हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि विज्ञान तकनीकी का मुख्य परीक्षा में भी किस हिसाब से महत्व और किस हिसाब से इसको महत्व देना चाहिए। यहां मैं आपको वो चैप्टर्स के नाम लिखा हूं, वो अध्यायों के नाम लिखा हूं जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं। कुल 11 हैं अध्याय जो आपको पढ़ने होंगे, और यही 11 अध्याय है जो मैंने अपनी पुस्तिका में भी लिखा है, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती है। मैग्रा हिल से इस समय 5वीं एडिशन की किताब है, 6वीं एडिशन की बुक अभी जुलाई के लास्ट वीक तक आ जाएगी। तो जितने भी बच्चे 2023 के लिए जा रहे हैं इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इससे मैंने हर चैप्टर के बाद यूपीएससी के प्रश्नों को भी दिया है, ताकि आपकी आंख खुल जाए, ये समझ में आ जाए कि हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर, हर टॉपिक्स में या हर अध्याय के अंदर किस तरह के प्रश्न आते हैं। इससे आपको इस बुक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, कंटेंट, वो आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं? कुल 11 अध्याय जो आपको हमेशा विज्ञान तकनीकी में बोलता हूं मैं। आपके सिलेबस के हिसाब से आपने देखा कि अपूर्ण सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस है नहीं, मुख्य परीक्षा में अपूर्ण सिलेबस है। ये संपूर्ण सिलेबस है। संपूर्ण सिलेबस में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानना होगा, ऊर्जा को जानना होगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़नी होगी, संचार सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी लेनी होगी, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जानना होगा, कृत्रिम बुद्धिलब्धता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो तकनीकी के बारे में जानना होगा, बौद्धिक संपदा अधिकार, संबंधित अधिकार जानना होगा, खगोल विज्ञान फिलहाल ज्योग्राफी में आता है। हम लोग यहाँ पर कण भौतिकी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या होती हैं, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, ईश्वर कण क्या होते हैं, उस तरह की चीजें आने वाली हैं। ब्रह्मांड का प्रसार होने के पीछे क्या कारण है, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोग, उसके हाल के मुद्दे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो भारत में चलाया जाता है, जैसे आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष, नेशनल पोषण मिशन, इस तरह के। उसके अलावा एक विविध विषय भी, मिसलेनियस टॉपिक। ये कुल मिला के 11 यूनिट्स होते हैं जिस पर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन्हीं 11 यूनिट्स को आपको सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। 3 वर्ड मैं बोलता हूं, 3 शब्द: सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध। तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से ये आपको करना है। अब आपको अंत में लिए चलता हूं कि एक्चुअल में आपको क्या स्रोत चाहिए। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हर विषय में आपको एनसीईआरटी की किताब मिलती है। सिर्फ और सिर्फ तकनीकी में आपको एनसीईआरटी की कोई किताब नहीं। एनसीईआरटी अगर आप विज्ञान में पढ़ना चाहें तो आपको जीव विज्ञान मिलेगा, भौतिकी मिलेगा, रसायन मिलेगा, और वहां भी अगर मैं आपको बोलूंगा तो 6 से 10 तक की कक्षा की किताब बोलूंगा एनसीईआरटी की। लेकिन वहीं पर अगर आप विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी में कोई भी किताब नहीं आती। प्रौद्योगिकी में मैंने जो किताब लिखी है वो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा। मैग्रा हिल की जो 5वां संस्करण की किताब आती है, यहाँ पर अब इसका नया संस्करण, 6वां संस्करण आ रहा है, जो आप ले सकते हैं अगर 2023 के लिए जा रहे हैं। इसमें आपको ये पूरे के पूरे 11 जो चैप्टर इनको ठीक से समझाया गया है, उनके टॉपिक और सब टॉपिक को बताया गया। दोनों भाषा में उपलब्ध है, सेम अंग्रेजी और सेम हिंदी माध्यम में। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती है ना, हर चैप्टर के साथ क्या क्या ऊर्जा, क्या क्या अंतरिक्ष, क्या क्या जैव तकनीकी, हर चीज़ों में क्या क्या नया आ रहा है, वो अनअकैडमी पे जो यूट्यूब्स के लेसन्स लेके मैं आपके साथ हिंदी माध्यम में, शुद्ध हिंदी माध्यम में आता हूँ, वहाँ पर। उसके साथ साथ जो मेरी अनअकैडमी पे पूरी जो लाइव क्लासेस होती हैं, जो मैं अनअकैडमी की प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो क्लासेस देता हूँ, उतना अगर आप कर लें तो आपके लिए इतना सफिशियंट होगा। साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको लगातार वीडियोज़ यूट्यूब पर दे ही रहा हूँ। ये आपको पूरा का पूरा जैव तकनीकी, बायोलॉजी या हर विषय को लेकर आपको यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना है, लगभग 15 प्रश्नों के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल फिर मैं आपको बता दूं, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन की किताब एनसीईआरटी में आती है, पर तकनीकी की नहीं आती है। और यहाँ भी एनसीईआरटी 6 से 10 कक्षा में ही कहूँगा आपको पढ़ने के लिए। यानी कहने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा तकनीकी में, आपको विज्ञान विषय में आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली है।
क्योंकि आपके यहाँ विज्ञान में तकनीकी पूछी जाती, यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए आप इस पुस्तक को लेके इसको पढ़िएगा, इसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स को जो अभी जो पेपर जो हुआ 2022 में, आपको पहले ही बता दूं, जो मैंने लगभग 80 वीडियोस के आसपास मैंने बनाया हुआ, जिसमें बहुत सारे स्टैटिक वीडियोस मैं लगातार बनाता हूं। स्टैटिक के साथ आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी बहुत सारे बनाता हूं। उनसे कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके वाईटी सेशन से, यूट्यूब के सेशन से ही आ गए। अगर आप लगातार मुझे सुन रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पे क्वेश्चन आपको लगातार मिले हैं, वो वीडियो जो पहले वहां पे अपलोड हो गए थे। तो इतनी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मेरे साथ यहाँ जुड़े रहें। ये मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल है, चैनल है t.me/Ravi UPS_Academy। यहाँ पर मेरे सारे के सारे PDF यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ मैं PDF आपको नए शेयर करता रहता हूँ, जो क्लासेस मैं लेता हूँ। वीडियो के लिंक्स भी मैं आपको यहीं शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi2010, यह आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस जो कि पेड कोर्सेज होती हैं, और उसके अलावा स्पेशल की क्लासेस होती हैं। बहुत सारे विषय मैं आपको निःशुल्क यहाँ पढ़ाता हूँ। आप सबसे गुजारिश है, आप अपने मित्रों से कहिए इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लें। बहुत सारी फ्री क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे विषयों की। कृषि की क्लासेस आपको मिल जाएंगी अभी समय के आते आते। विज्ञान आपको जूलॉजी यहाँ पढ़ा हुआ है, मतलब ये कह लीजिए कि जीव विज्ञान वहाँ पे पढ़ा हुआ, भौतिकी रसायन भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी क्लासेस निःशुल्क मिल जाती हैं, इसको आप फॉलो कर लें। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। और रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। अनअकैडमी पे जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको लाइव मेंटरशिप दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी ट्यूटर के साथ कनेक्ट होकर आप उससे डाउट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेंटर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं लाइव लेसन्स लेते हुए। ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ओपन हाउस में आप एजुकेटर्स के साथ भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर आपको अगर या तो जनरल स्टडीज से कोर्सेज लेने हो, जहां पर आइकॉनिक में आपको बार बार बोलूंगा, या फिर ऑप्शनल के कोर्सेज लेने हो, दोनों में अगर आप रवि यूपीएससी रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। 0% EMI फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको देता है। अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो आप अनअकैडमी पर लोन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी आप सबके लिए एक नई चीज़ लेकर आया है, और यहाँ पर आपको हमारे मेंटोर्स हैं जो डिफरेंट विषयों के हैं, जो अपने विषय में होनहार हैं, और ये आपके साथ जुड़कर आपके डाउट्स क्लियर भी करते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारा जो नया बैच ऑफ 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसे जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लें। अनअकैडमी पर आपको जो टॉप 8 ऑप्शनल विषय हैं, वैकल्पिक विषय हैं, वो भी आपको विभिन्न भाषाओं में आपको दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, बाइलिंगुअल, हर माध्यम आपको दिए जा रहे हैं, जो 5 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है। इसे आप जरूर कर लें, क्योंकि ऑप्शनल आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मेरे विज्ञान तकनीकी पर्यावरण की क्लासेस अनअकैडमी पर चल रही हैं। हिंदी माध्यम का नया बैच जो है वो 16 जून से चलने जा रहा है, जो 2023 के लिए है। आप मुझे सुनने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें, और अनअकैडमी का जो मैंने आपको लिंक बोला है, अभी मैंने आपको बोला, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें। वन स्टॉप सोल्यूशन विज्ञान तकनीक पर्यावरण के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो अपने 18-20 साल के अनुभव हैं, जो किताबें लिखी हैं, जो रिसर्च किए हैं, जो आपको पढ़ाया है, उन अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस दिखेगा। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक, जो भी नए बच्चे हैं उन तक पहुँचाएँ, जिससे मेरा जो कार्य है, जो पिछले 20 वर्ष के मेरे ईमानदारी के साथ जो मैंने अपना कार्य किया है, वो हर बच्चों तक पहुँच सके। सो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।